उसको सराहना चाहिए। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। हम बहुत खुश हैं कि पास हुआ है, यूनिवर्सिटी पास हुआ है। हर महिला अब उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो आगे बढ़ेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। मैं यदि कहूं कि भारत के संसदीय इतिहास में यह स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा तो यह कहना व्यक्तिपूर्ण नहीं होगा। अभी राजनीति में भी हमारी बहनें मजबूत होकर अपना प्रतिनिधित्व करेगी। जी ऐतिहासिक दिन तो है, लेकिन महिला को क्या फायदा इसका हुआ? आज राजीव गांधी और सोनिया जी का सपना पूरा हुआ। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से कल देर रात पास हो गया और सभी दलों ने राज्यसभा में इस बिल का समर्थन किया। इसीलिए बिल के समर्थन में 214 वोट पड़े और विरोध में कोई भी वोट नहीं पड़ा। राज्यसभा में इस बिल पर प्रस्तावित जितने भी संशोधन थे वो सारे गिर गए वोटिंग के दौरान। और इसी के साथ ही संसद का जो 5 दिनों का विशेष सत्र आहूत किया गया था वो समाप्त हो गया, वो खत्म हो गया। दोनों ही सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए। बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद दिया। बड़ी खबर, 214 वोट इस बिल के समर्थन में पड़े, किसी ने एब्सटेन नहीं किया, कोई गैरहाजिर नहीं रहा और विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। इसलिए यह ऐतिहासिक मौका। इसके ठीक पहले 20 सितंबर को लोकसभा में प्रचंड समर्थन के साथ और मात्र 2 सांसदों के विरोध के साथ यह बिल पास हुआ था। 21 सितंबर की देर रात 214 मतों का समर्थन रहा राज्यसभा में और विरोध में कोई भी वोट नहीं पड़ा। उसके बाद की तस्वीर आप देखिए। कल रात की एक तस्वीर आपने देखी। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 अलग अलग तस्वीरें हम रखने जा रहे हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा से बिल कल रात देर रात पास हुआ। बिल के समर्थन में 214 वोट पड़े। वहीं से पहले लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े थे और विपक्ष में सिर्फ 2 वोट पड़े थे। राज्यसभा से बिल पास होते ही महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। पीएम ने सभी महिला सांसदों का अभिनंदन किया। पीएम के आते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सांसदों से संवाद भी किया। पीएम मोदी को कई महिला सांसद फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए भी वहां पर दिखाई दी। इसके बाद एक ग्रुप फोटो भी वहां पर हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के साथ विक्ट्री साइन बनाते हुए भी दिखाई दिए। ये 8 तस्वीरें कल देर रात की, जब राज्यसभा में वोटिंग के बाद बिल पास हुआ और उसके बाद का जो वातावरण था संसद के गेट पर, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। बहुत बड़ा महिला यहाँ पर पहुंचे हैं और लगा रही है, जाहिर कर रही है कि एक बहुत अनोखा ऑर्डर दिया गया और यहाँ पर लगाए जा रहे हैं सभी महिला सांसद के नाम जो महिला कल देर रात का यह दृश्य था। पीएम मोदी ने इस बिल के पारित होने पर ट्वीट करते हुए लिखा है। जो ट्वीट किया उन्होंने वो हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में ये एक निर्णायक क्षण है। यह प्रधानमंत्री का ट्वीट है। 140 करोड़ भारतीयों को बधाई। मैं उन सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए वोट किया। इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में खुशी देने वाला है। इसी के साथ हम भारत की महिलाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के युग की शुरुआत करते हैं। यह ऐतिहासिक कदम यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि उनकी आवाज को और भी अधिक प्रभावी ढंग से सुना जाए।
ये ट्वीट करके अपना संतोष जाहिर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आपने देखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा इसके पारित होने के बाद राज्यसभा से कि जहां चाह वहां राह। राज्यसभा ने महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया। बहुत दिनों से चली आ रही मांग को पूरा करके प्रधानमंत्री जी ने दुनिया भर में लैंगिक समानता और समावेशी शासन का एक शक्तिशाली संदेश भेजा है। मोदी जी को मेरा हृदय से आभार और प्रत्येक नागरिक को बधाई। ये ट्वीट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। लोकसभा में डिबेट के दौरान उन्होंने इस पर चर्चा में हिस्सा लिया था। उन्होंने बताया था कि कमिटमेंट सरकार का क्या है इस कानून को लागू करने को लेकर, और अब ट्वीट करके उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने इस ऐतिहासिक मौके पर ट्वीट करते हुए लिखा, ट्वीट का कंटेंट, नए संसद भवन की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। आज एक राष्ट्र के रूप में हमने महिला सशक्तिकरण के एक नए युग में प्रवेश किया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के साथ हम अपनी महिलाओं को लंबे समय से लंबित अधिकार प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। हमारी नारी शक्ति ने पहले ही जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता साबित कर दी है और अब यह जरूरी है कि वे कानून बनाने की प्रक्रियाओं में भी बढ़ चढ़कर भाग लें और अमृत काल में हमारे देश के विकास में योगदान दें। ये ट्वीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। राज्यसभा की डिबेट में उन्होंने भी हिस्सा लिया। कल हमने देखा उनको। तो महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर को वो लड्डू खिलाते हुए नजर आई। जब ये बिल पारित हो गया राज्यसभा से, तो तस्वीरें भी हम आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। दोनों ही केंद्रीय मंत्री हैं। महिला लड्डू लेकर लगातार एक दूसरे को खिला रही है कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी। इस समय देखिए अनुराग ठाकुर को कैसे लड्डू खिलाया जाए। मैडम आज का और मैं संगठन कर चुके हैं और इस मुद्दे पर भी मैंने अनुराग में कई आंदोलन किए थे। आज बहनों के लिए तो उत्सव है, भाई भी क्यों पीछे छूटे। बिल्कुल बहनों के लिए उत्सव है, भाई भी क्यों पीछे छूटे, ये स्मृति ईरानी जी का कहना है। और इसीलिए उन्होंने अनुराग ठाकुर को बाकायदा लड्डू भी खिलाया और ये इस दिन के सेलिब्रेट भी किया। तमाम देखिए महिला सांसद जो लगातार एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का दिन उनके लिए बहुत ही अद्भुत है और ये संसद में हंसद्वार पर इतिहास देखने को मिला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महिला सांसदों के बीच पहुंचे थे। नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो इस बिल के पास होने के बाद हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने कई बीजेपी की महिला सांसदों से बातचीत की। हमारे साथ पीटी उषा जी है और आप मैडम क्या कहेंगी आप इस आज बहुत ही अद्भुत क्षण को? बहुत खुशी है, आज वुमेन का काल है। बिल्कुल वुमेन काल है। तमाम महिला सांसद और तमाम महिला मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार इस पल को सेलिब्रेट कर रही हैं और इस पल को उन्होंने बेहद ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण। भारती पवार जी हैं। भारती जी क्या कहेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपके बीच में रहे? आज बहुत खुशी का ऐतिहासिक दिन है, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पारित हुआ। हमारी क्या कहना चाहेंगी, पहला रिएक्शन? आज हमारे नारी जगत के लिए आज अनमोल घड़ी है। हम सब नारी को धन्यवाद करते हैं मोदी जी को, क्योंकि 27 सालों से सिर्फ हम लोग कतार में थे। आज जाके हमें इसको इम्प्लीमेंटेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है नेतृत्व में जब क्षमता होती है तभी यह संभव होता है और हम कहते हैं निश्चित रूप में जब नेतृत्व में क्षमता होती है तो इस तरह के इतिहास लिखे जाते हैं, इतिहास रचे जाते हैं। बहुत सारे मंत्रियों को आप देख सकते हैं, नेताओं को देख सकते हैं जो इस समय मिठाइयाँ बंट रही हैं। आप देखिए हाथों में मिठाइयाँ हैं। शोभा करांजले जी हैं, रति पाठक जी हैं और तमाम लोग हैं जो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, सेलिब्रेट कर रही हैं बाकायदा। मैडम क्या कहेंगे शोभा जी? इतना साल का हमारा आशा, इतना साल का हमारा इच्छा आज पूरा हो गई है।
मोदी है तो मुमकिन है। रवि पाठक जी, आज खुशी का दिन है। आज जानकर है और ये तभी संभव था जब नरेंद्र मोदी इसीलिए आगे आगे भारती बहन केम छो? मोदी आज हम लाए पूरे देश की नारियों को संविधानिक तौर उनका सत्य करने का मोदी जी ने जो मुमकिन बनाया, मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पूरे देश की नारियों को आपने रमा जी को लड्डू खिलाया कि नहीं? और ऐसे विचार के लिए लड्डू क्या बहुत धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी को, चाहे हम लोग को। संगीता जी क्या कहेंगी? आज यूपी की तमाम महिलाएं इस दिन का इंतजार कर रही थी। और आगे फिर भी हम लोग और बड़ी संख्या में क्या कहेंगे आज का दिन मेरठ के तमाम लोगों के लिए कैसा है? खुशियों भरा, मेरठ के लिए नहीं, मेरठ के साथ साथ पूरे देश के लिए, हमारी महिला आबादी आधी आबादी के लिए बहुत खुशियों भरा दिन है कि आज महिला आरक्षण बिल को जो है पास कर दिया गया है और मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, बड़ा अद्भुत नजारा है यहाँ। सभी महिला सांसद हैं, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। अद्भुत समय, अद्भुत क्षण और निश्चित रूप में ये एक खुशी का पल है कि देश की तमाम उन महिलाओं ने जो लंबे समय से राजनीति में इस दिन के लिए बाट जो है आज वो मुमकिन हुआ है। नीरज पांडे, वीपी न्यूज, दिल्ली। हमारे संवाददाता नीरज पांडे वहां पर महिला सांसदों से बात कर रहे थे राज्यसभा में बिल के पारित होने के बाद। बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने बिल पास होने पर क्या कहा, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। बीजेपी सांसद निरंजन ज्योति है हमारे साथ। मैडम, ऐतिहासिक फैसला हुआ है। नई पार्लियामेंट ने नया इतिहास रचा और ये इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया और ये कहावत चरितार्थ हुई कि मोदी है तो मुमकिन है। हम लोग साक्षी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 33% महिलाओं को आरक्षण, उनको अधिकार दिया गया था। आरक्षण के साथ वो संरक्षण है जिसको मोदी जी ने दिया है। देश की जो महिलाएं देख रही होंगी, मैं देख रही हूँ कि होली और दिवाली दोनों एक साथ चार सांसद, महिला सांसद फ्रेम में हैं। क्या कहेंगी मैम? बिल्कुल, आज हमारा देश चांद पर है। पूरे देश के नेतृत्व का ये प्रभाव है। नई संसद भवन में अपनी कार्यवाही कर रहे हैं। हमारे देश की आधी आबादी को ही 33% आरक्षण और उनके मान, सम्मान और अधिकार के वास्ते आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। बहनों को माननीय प्रधानमंत्री ने सम्मान दिया है। वर्षों से लंबित मांग थी बहनों की। पूरे देश में हर्षों और उल्लास है बहनों के बीच में। प्रधानमंत्री जी का हम सब ने सम्मान किया है। मैं तो यही कहूंगी, मोदी है तो मुमकिन है। और सभी बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हम लोग सिर्फ इतने ही कहना चाहेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद दे रही हैं और मैं यही कहूँगी कि अगर मोदी जी इस तरीके का निर्णय नहीं लेते तो आज हम बहनों को सम्मान नहीं मिल पाता। और सबसे बड़ी बात है, नए सदन में नया ऐतिहासिक जो ये पारित हुआ है बिल, कितने समय से, लंबे समय से बहनें इंतजार कर रही थी, वो इंतजार खत्म हुआ। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, मोदी है तो मुमकिन है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ये खबर राजस्थान की राजनीति से जुड़ी है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और दूसरी तरफ बाबर का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा। उन्होंने सनातन के मुखालफत करने वालों को खरी खोटी सुनाई और नसीहत दी कि भारत में राजनीति करनी है तो हिंदुओं का सम्मान करना सीखो। इसने हमेशा हिंदू का साथ गद्दार किया है। 75 साल हो गया जब तक नरेंद्र मोदी जी नहीं आया था तब तक अयोध्या में बाबर जिंदा रहा था। एक बार नरेंद्र मोदी आ गया, बाबर साथ हो गया, राम का मंदिर बन रहा है। हमारे देश के कोने कोने में ऐसा जो आक्रांता
बाबा और औरंगजेब है, सबका साथ हिसाब बराबर करने का समय अभी आ चुका है। आप कौन है हिंदुत्व को रुकवाने वाला? 5000 साल का पहले भारत में हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। हिंदू को दो बार हिंदू को जो ही रुकवाने का कोशिश किया, उनको ही टक्कर लेना पड़ा और भारत वर्ष में हिंदू का साथ विरोध करके आपको भी अपना संगत हुई है, ये बात आप समझ लो। एटम बम, ये सुनते ही जंग और विनाश की तस्वीरें नजरों के सामने घूमने लगती हैं और खतरनाक सच्चाई ये है कि आज दुनिया एटम बम के ढेर पर बैठी है। लेकिन यहां खबर सऊदी अरब के उस एटमी हथियार की है। सऊदी अरब ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार हासिल कर लिया तो वो भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा, वो भी न्यूक्लियर वेपन का इंतजाम कर लेगा। दुनिया के लिए ये बात बहुत चौंकाने वाली है और डराने वाली भी है। क्यों, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रंजिश की चिंगारी एक बार फिर भड़क उठी है। दो पुराने दुश्मन सऊदी अरब और ईरान फिर आमने सामने हैं और एक बार फिर मिडिल ईस्ट में सुनाई दे रही है एक बड़े जंग की आहट। खतरा बड़ा है, तैयारी एटमी हमले की है, क्योंकि इस बार सऊदी अरब ने ईरान को एटमी हथियारों की खुली चेतावनी दी है। So it's a useless effort to reach a nuclear weapon because you cannot use it. If you use it, you got to have a big fight with the rest of the world. If they get one, will you? If they get one, we have to get one. जी हां, सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ये बयान ईरान के लिए बड़ी धमकी है और एटमी जंग की तैयारी का ऐलान भी है, क्योंकि प्रिंस सलमान ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान पहले परमाणु बम बना लेता है तो इसके लिए वो भी तैयार है। सऊदी भी परमाणु हथियार हासिल करने में देर नहीं करेगा। So it's a useless effort to reach a nuclear weapon because you cannot use it. If you use it, you got to have a big fight with the rest of the world. If they get one, will you? If they get one, we have to get one. सऊदी के प्रिंस सलमान के इस बयान से मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है और इसके साथ ही सऊदी की एटमी तैयारी को लेकर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या सऊदी को ईरान के एटमी हमले का डर है? क्या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की भनक सऊदी को लग चुकी है? ईरान से मुकाबले के लिए सऊदी परमाणु हथियार कहां से लाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सऊदी अरब परमाणु हथियार खुद बनाएगा या किसी दूसरे मुल्क से खरीदेगा? परमाणु हथियारों के लिए सऊदी अरब का सीक्रेट प्लान क्या है? इस सस्पेंस पर अब दुनिया भर की नजर है, क्योंकि सऊदी और ईरान के बीच अगर एटमी टकराव हुआ तो इसकी आग पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। ईरान जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स की ओर बढ़ते चले जा रहा है, इजराइल भी उसके न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को लेकर खदशा जाहिर कर चुका है कई बार, और अब सऊदी अरेबिया का ये कहना और लोगों की चिंताएं बढ़ा देती है इस पूरे इलाके में। अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाए जिसके कि वो न्यूक्लियर हथियार हासिल ना कर सके, और अगर न्यूक्लियर हथियार वो हासिल कर लेता है तो सऊदी अरेबिया ही नहीं, इजराइल और अमेरिका के एलाइज को खतरा बढ़ जाएगा। सऊदी अरब और ईरान की टेंशन दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि सऊदी और ईरान के बीच अगर एटमी जंग हुई तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहां सवाल यह भी है कि सऊदी अरब अचानक परमाणु हथियारों को जुटाने की बात क्यों कर रहा है? क्या उसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कोई भनक लग चुकी है?
कुछ दिन पहले ही ईरान ने एक शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट से पूरी दुनिया को चौंका दिया था। खुर्रम शहर 4 नाम की ये मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को टारगेट कर सकती है। इसकी रेंज में इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट के कई देश आ सकते हैं। ईरान के मिसाइल टेस्ट ने सऊदी अरब की भी नींद उड़ा दी है, लेकिन इससे बड़ी टेंशन ईरान के न्यूक्लियर वेपन को लेकर है, जिसका सस्पेंस सुपर पावर अमेरिका तक को परेशान कर रहा है। ईरान पर आरोप है कि वो गुपचुप तरीके से परमाणु हथियारों की खेप खड़ी कर रहा है, लेकिन न तो किसी के पास इसका सबूत है और न ही ईरान ने इसकी पुष्टि की है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने परमाणु हथियार बनाने के सारे साधन जुटा लिए हैं। यही नहीं, ईरान के पास सिर्फ 12 दिनों में एक परमाणु बम बनाने की क्षमता है। पिछले कई सालों में ऐसी कई रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें ईरान के न्यूक्लियर वेपन साइट के खुलासे का दावा किया गया है। ईरान की एटमी तैयारी का सच भले सामने न आया हो, लेकिन इसने ईरान के कट्टर दुश्मन सऊदी अरब की बेचैनी बढ़ा दी है और इसीलिए सऊदी अरब भी परमाणु हथियार हासिल करने के मिशन में जुट गया है। क्राउन प्रिंस सलमान का बयान इसका सबसे ताजा सबूत है। सलमान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो इसे पूरी दुनिया के खिलाफ युद्ध माना जाना चाहिए। Any country use a nuclear weapon, that means they are having a war with the rest of the world. The world cannot see another Hiroshima. If the world see 100,000 people dead, that means you are in a war with the rest of the world. देखिए, ईरान जहां तक खबरें हैं न्यूक्लियर बम बनाने की सिचुएशन स्टेज कैपेबिलिटी में ऑलमोस्ट आ गया है, या चंद महीनों में आ जाएगा। उतना वो एनरिच कर लेगा प्लूटोनियम जो कि एटॉमिक वेपन में यूज हो सके। अमेरिका ने पहले इंस्पेक्शंस पे एग्रीमेंट करा था ईरान के साथ, पर ट्रंप ने वो कैंसिल कर दिया था। उसके बाद से ईरान बनाया जा रहा है और दुनिया में सबको ये अंदाज है, और सऊदी अरेबिया को भी, कि हो सकता है ईरान अब न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब आ गया है। दरअसल कुछ महीने पहले ही पुरानी कड़वाहट को भूलकर सऊदी अरब और ईरान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। चीन में हुई इस बैठक में दोनों देशों ने राजनयिक संबंध बहाल करने की घोषणा की थी। एक दूसरे के यहाँ दूतावास तक खोलने का फैसला लिया गया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती की गाड़ी ट्रैक से उतर गई और बात जंग और एटमी हथियारों की होने लगी। सऊदी का ये कहना कि मैं एटॉमिक बम बनाऊंगा अगर ईरान ने भी बनाए, उसमें फिलहाल तो नहीं दिखता कि इन दोनों की दुश्मनी के कारण है। वो इसलिए है कि सऊदी अपने को इस रीजन की सबसे नंबर 1 पावर मानता है। तो अगर किसी भी देश के पास, चाहे वो उसका मित्र देश भी हो, यानी कि ईरान, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब है तो सऊदी के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब होना ही चाहिए। इसी महीने दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक हुई थी, जिसमें दुनिया को चलाने वाले देशों के नेता शामिल हुए थे। बैठक में सभी देशों ने किसी भी तरह के आतंकवाद की निंदा की, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर प्रतिबद्धता जताई। लेकिन एक हफ्ता बीतते बीतते कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नीयत बेनकाब हो गई। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी की हत्या पर वो मातम मना रहे हैं। कनाडा के साथ वो पाकिस्तान भी रो रहा है, जो पूरी दुनिया में आतंकियों की सप्लाई करने के लिए कुख्यात है। अब सवाल है कि आतंकियों की हत्या पर भारत के दुश्मन क्यों रोने लगते हैं। हैजल्टन ड्राइव रोड, विनिपेग शहर, कनाडा। तारीख 21 सितंबर 2023, समय सुबह के 9:30 बज रहे थे। हैजल्टन ड्राइव रोड पर बने कॉर्नर हाउस के फ्लैट नंबर 203 में 2 लोग दाखिल हुए। घर में एक शख्स पहले से मौजूद था, जिससे दोनों ने कुछ कहा और ताबड़तोड़ गोलियां दागनी शुरू कर दी। दोनों ने सामने खड़े शख्स के सिर में 9 गोलियां मारी। गोलियां लगते ही वो वहीं गिर पड़ा। खून से लथपथ बेजान जिस्म को छोड़कर दोनों हत्यारे फरार हो गए। जिस शख्स को गोली लगी थी
वो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सुखदुल सिंह सुक्खा दुनू के था। वही सुक्खा जो खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का राइट हैंड था, जो कनाडा में रह करके भारत में अपने गुर्गों के जरिए खून खराबा करा रहा था, जो NIA की हिट लिस्ट में था और जिसे भारतीय एजेंसियां 6 वर्षों से तलाश रही थीं। जस्टिन ट्रूडो की सरकार की सरपरस्ती में पलने वाले भारत के दुश्मन को उसके ही अभेद्य किले में मार दिया गया। हत्यारों ने सुक्खा के सिर पर ट्रूडो सरकार, उसकी खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी की मोहर लगा दी। गैंगस्टर सुक्खा पंजाब के मोगा का रहने वाला था। उसका गिरोह पंजाब में रंगदारी और हत्याओं में शामिल था। 2017 में जाली पासपोर्ट तैयार करवा कनाडा भाग गया था और ये सब वो अपने आतंकी आका अर्श लाडा की बदौलत करता था। वहाँ पे ड्रग्स का बोलबाला है। भारत सरकार की जो रिक्वेस्ट गई थी उनको थ्रू MEA कि वहाँ जो 13-14 जो रह रहे हैं ड्रग स्मगलर्स, उनको भारत वापस भेजा जाए ताकि उन पर कार्रवाई हो। उस पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की। टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, प्रो मिलिटेंट्स हैं या ड्रग्स में हैं या क्रिमिनल्स हैं, वहाँ पे छुपे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रूडो के राज में कनाडा जो है एक फास्ट ऐसा हेवन बनता जा रहा है। सुक्खा की हत्या की खबर से ओटावा के पावर सेंटर में खलबली मच गई। इधर इस्लामाबाद में भी इसकी चर्चा होने लगी। घुसकर मारने वाली तो बड़ी पॉपुलर सा उनका स्टांस था। इंडियन इस बात पे कहते थे कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, अगर उनको पाकिस्तान खुद कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर हम खुद जाके कर सकते हैं। अमेरिकन स्टाइल जो था कि अमेरिकन अगर कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन, अगर इस तरह के ओवर्ट और कॉवर्ट ऑपरेशन करते रहते हैं तो इंडियन कहते थे हम क्यों नहीं कर सकते। वो आप वाली बात के ना होते थिंक कि वी आर आल्सो बिग पावर, पूरी दुनिया को हमारी जरूरत है। आतंकी निज्जर के बाद गैंगस्टर सुक्खा की हत्या को लेकर जिस तरह से ओटावा से लेकर इस्लामाबाद तक हाय तौबा मची है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि आतंकी जब जब मरते हैं तो भारत के दुश्मन क्यों रोते हैं? आतंक पर प्रहार से कनाडा पाकिस्तान में क्यों हाहाकार? अपनों के विरोध के बावजूद आतंकी के मरने के बाद भारत से रिश्ते खराब करने पर क्यों तुले हैं कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो? तो जान लीजिए कि गैंगस्टर या आतंकी के मारे जाने की कोई पहली घटना नहीं है। 2022 से लेकर 2023 में अब तक 13 ऐसे आतंकी मारे गए हैं जो हिंदुस्तान के लिए खतरा थे, जो घोषित दहशतगर्द। इनमें से 7 आतंकी पाकिस्तान में मारे गए हैं, जबकि 2 खालिस्तानी आतंकी कनाडा में मारे गए। कनाडा में पलने वाले आतंकी अर्श लाडा के राइट हैंड की हत्या उस वक्त पर हुई है जब कनाडा पहले से ही आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अपने छाती पीट रहा है। निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बेहद तल्ख हो गए हैं और आतंकी पर प्रहार के बाद भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक वॉर चल रही है। यूं तो डिप्लोमेटिक वॉर शुरू किया था जस्टिन ट्रूडो ने, लेकिन इस बार जोरदार प्रतिकार किया है हिंदुस्तान। 2 बड़े फैसले हुए। मसलन कनाडा के नागरिकों की भारत में एंट्री बैन कर दी गई। अगले आदेश तक के लिए वीजा सेवा को सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरा ये, कनाडा को कहा गया है कि वो नई दिल्ली में मौजूद दूतावास से अपने कर्मचारियों की तादाद कम करे। इसके लिए हिंदुस्तान ने कनाडा के सामने सीधे सीधे लकीर खींच दी। सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। जाहिर है कि ये ट्रूडो के अंतर्राष्ट्रीय अफवाह के खिलाफ आक्रोश का पर्याय